नमस्ते। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। और एक बोर्ड्स एंड जेई मेंस में एक और चैप्टर भी आता है, सेमी कंडक्टर्स। उसे हम रिवीजन के पैरेलल में कंप्लीट करेंगे, बट इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की। अब आप समझ ही सकते हैं ये नया चैप्टर नहीं है, ये आइडिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यू ऑलरेडी नो व्हाट वेव मींस एंड ऑप्टिक्स मींस डीलिंग विद द लाइट। तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स। यस। सो रे ऑप्टिक्स में हम क्या मानते थे कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है और पार्टिकल एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और जब वो किसी मीडियम दो मीडियम्स की बाउंड्री से टकराते हैं तो या तो वो बाउंस बैक कर जाते हैं, रिफ्लेक्शन, या फिर वो बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं, रिफ्रैक्शन। पर जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बातें हमने मेनली रे ऑप्टिक्स में बेंडिंग ऑफ लाइट को लेके की थी। और हम नाम ही जैसा आप देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स, तो रे का मतलब था ए स्ट्रेट लाइन जिसमें कि पार्टिकल मूव कर रहा है ना। वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, लाइट को वेव कंसीडर करेंगे। अब आपको वेव और पार्टिकल में डिफरेंस तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना। वेव में कोई भी पार्टिकल अपनी लोकेशन छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता, वो सिर्फ अपनी जगह क्या करता है, ऑसिलेट करता है, और जो एनर्जी है, मोमेंटम है, वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम। सो वेव इज ए डिस्टर्बेंस, यू ऑलरेडी नो इट। ओके। नाउ लाइट दोनों बिहेवियर पजेस करती है, इसे अपन डुअलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं अपन वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है। ये और कहानी मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं कि पहले लाइट को न्यूटन ने पार्टिकल माना, फिर बाद में मैक्सवेल एंड हाइगन इन्होंने इसे वेव माना, और फिर आखिरी में आइंस्टाइन ने वापस बोला कि लाइट पार्टिकल है। पर उसमें आप हाइगन्स और मैक्सवेल, थॉमस यंग, इनके एक्सपेरिमेंट्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या मान लिया गया कि लाइट डुअल बिहेवियर पजेस करती है, मतलब वो पार्टिकल जैसे भी बिहेव कर सकती है और वेव के जैसे भी। एंड लेटर ऑन ये माना गया कि ना केवल लाइट, जबकि इस नेचर का हर सब्सटेंस ड्यूअल बिहेवियर पजेस करता है, कि वो पार्टिकल भी बिहेवियर शो कर सकता है और वेव बिहेवियर भी। ठीक है। जिसे अपन जनरल डुअलिटी बोलते हैं, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि कुछ फिनोमिना हैं जैसे कि इंटरफेरेंस। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इंटरफेरेंस, है ना। इट इज रिलेटेड टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव एक मीडियम में एक ही पॉइंट पे आ जाती है, वो सुपरपोजिशन दिखाती है। और अगर उनका फेज डिफरेंस इस तरीके से आ जाए कि वहां पे जो डिस्टरबेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा ज्यादा होने लगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। और अगर वो कैंसिल कर दे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। ओके। देन देयर इज अनदर फिनोमिना कॉल्ड डिफ्रैक्ट। यस, डिफ्रैक्शन। इसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, डिफ्रैक्शन, कि लाइट का एक शार्प एज से टकरा के बिखर जाना, या बोल दो मुड़ जाना। ठीक है। ये डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन। Interference, diffraction, polarization, these are proof of wave nature of light. They are proof of wave nature of light. ठीक है। लाइट ये फिनोमिनाज एग्जिबिट करती है, ये साबित करता है कि लाइट कौन सा बिहेवियर पजेस करती है, वेव। क्योंकि आप इन्हें पार्टिकल की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। इसे मैं समझाऊंगा अभी आगे। दूसरा, there's an experiment called photoelectric effect. Photoelectric effect. This experiment is a proof of particle nature of light. ठीक है। And the phenomena like reflection and refraction.
जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ के भी आए हैं, these two phenomena they can be explained on the basis of particle nature as well as wave. जैसे रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल मान के इनको सॉल्व करके आए, अभी मैं आपको बता दूंगा कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो कि लाइट को वेव मानता है, उससे भी आप किसकी बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की. सो दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोथ wave nature and particle nature. तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा फिनोमेना ये बताता है कि लाइट वेव है, तो क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को माना जा सकता है? नहीं, ये तो हमारी गलतफहमी भी हो सकती है कि लाइट पार्टिकल हो पर वेव से भी एक्सप्लेन हो जा रहा है, तो हमें लग सकता है कि लाइट वेव है. ठीक है, तो दे आर नॉट प्रूफ. जैसे मैं बोलूं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, क्या जरूरी है वो चार्ज बॉडीज हो? नहीं, हो सकता है एक चार्ज हो और एक कंडक्टर हो, इंडक्शन के वजह से अट्रैक्शन हो रहा हो वहां पे, यस और नो. पर रिपल्शन इज ए 100% प्रूफ कि वो दोनों चार्ज है. वैसे ही दो मैग्नेट्स है मेरे पास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. डज दैट मीन बोथ आर परमानेंट मैग्नेट्स? मे नॉट बी. वन मे बी मैग्नेट, अनदर मे बी सम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, विच इज गेटिंग अट्रैक्टेड. Yes or no? So again, repulsion is the 100% proof of being both the bodies as magnet. Same way, these experiments or these phenomena are 100% proof of wave nature of light. This experiment is 100% proof of particle nature of light, and this they can be explained on the basis of both. ठीक है? So ये सबसे रिसेंट में आया था. सबसे पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को समझा गया लाइट में. क्या मान के समझा गया? पार्टिकल. उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे हाइगन्स. मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें. तो यस, आई होप कि सही है. हाइगन्स प्रिंसिपल. तो इन्होंने, ये न्यूटन के समकक्ष थे, मतलब उसी ड्यूरेशन में जिस समय न्यूटन इस दुनिया में थे उसी समय हाइगन भी थे. ठीक है, न्यूटन बड़ा नाम था और हाइगन उतना बड़ा नाम नहीं था. तो हाइगन ने उसी टाइम बोला था कि लाइट वेव प्रॉपर्टीज पजेस करता है, बट ही वाज नॉट एबल टू शो इट एक्सपेरिमेंटली. कोई एक्सपेरिमेंट से इसे नहीं दिखा पाए, तो उनकी थ्योरी, उसे हाइगन्स थ्योरी आज भी हम बोलते हैं. ठीक है, हाइगन्स हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आप समझते हैं, है ना, मनगढ़ंत अगर हिंदी करें उसकी अपन तो उस समय इसे नकार दिया गया बिल्कुल कि ये सब कुछ गलत है, न्यूटन जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये एक्सप्लेन भी हो रहा था. बट हाइगन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दिस फिनोमिना बेस्ड ऑन वेव नेचर, बट एक्सेप्टेंस नहीं मिला. देन अभी अपन इसमें पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग. ठीक है, वो 1800 के आसपास, 1800-1900 के बीच की बात है कुछ. तो उस समय उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट हो रहा था? इंटरफेरेंस. यानी उनके एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो कहां से एक्सप्लेन किया जा सकता था? जैसे कि एक स्ट्रिंग के रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे एक ऑर्गन पाइप को एक्सप्लेन किया जाता है मैकेनिक्स में, वैसे ही अगर मान लें तो फिर ये एक्सप्लेन हो जाता था. मतलब क्या मानना पड़ रहा था लाइट को? वेव. और ये एक्सपेरिमेंट कहां से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? पार्टिकल नेचर, जो कि पहले माना गया था. ठीक है, तो भाई थॉमस यंग, जैसे ही साइंस में एक्सपेरिमेंट मिल जाता है, अब तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्सपेरिमेंट जा रहा है, देन योर थ्योरी विल बी रिजेक्टेड और मॉडिफाइड. सो ये आ गया. फिर डिफ्रैक्शन, फिर इस पर बहुत काम हुआ. मैक्सवेल ने पूरा मैथमेटिक्स भी दे दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ये सारे लॉ लगा के उन्होंने इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिख दी. स्पीड ऑफ लाइट जो उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, इट वाज मैचिंग एग्जैक्टली विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. सो इट वाज अज्यूम्ड, 100% मान लिया गया कि लाइट क्या है? वेव. ठीक है, कहानी अच्छी चल रही थी. 1905 में आइंस्टाइन पब्लिश्ड ए पेपर ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या होता है ये मैं बताऊंगा. ठीक है, एंड देयर ही अगेन क्वेश्चनड द आइडिया कि लाइट वेव अगर मान लो तो फिर ये जो आउटकम मुझे मिल रहा है वो आउटकम जस्टिफाई नहीं हो पाता है, और उसे अगर जस्टिफाई करना है तो मुझे वापस क्या मानना पड़ेगा लाइट को? पार्टिकल. ओके, एंड दैट रिसर्च पेपर वाज, लोग खुश थे यहां तक कि हम लाइट को समझ गए हैं फाइनली. बट इट अगेन एकदम हलचल पैदा हो गई साइंटिस्ट कम्युनिटी में, फिजिक्स में, कि लाइट सच में है क्या?
ठीक है, तो फिर मान लिया कि लाइट क्या है, ये डुअल बिहेवियर पोजेस करता है। ठीक है, तो टाइमलाइन आपको समझ में आ रहा है। पहले ये दोनों फिनोमिनास एक्सप्लेन किए गए किस बेसिस पे, पार्टिकल। फिर ये एक फिनोमिनास उसने एस्टैब्लिश किया कि लाइट वेव है। फिर ये फिनोमिना जिसने वापस एस्टैब्लिश किया कि लाइट पार्टिकल है, बट स्टिल ये तो अब भी कर सकते थे आप, ये दोनों साइमल्टेनियस कंडक्ट कर सकते हो। एक रूम में आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके एक्सपेरिमेंट में, दूसरे में आप इंटरफेरेंस देख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट कैसा बिहेवियर पोजेस कर रही है, ड्यूअल बिहेवियर। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या इंपॉर्टेंट है, आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा फिनोमिना ये बताता है कि लाइट वेव है। सपोज एक ये दे दिया, ये दे दिया, और इनमें से कोई एक नाम दे दिया, तो आप किसे पिक करेंगे, इनमें से कोई नाम आपको पिक करना पड़ेगा क्या प्रूफ करने के लिए लाइट वेव है। सेम फॉर द अदर टू। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, ये आप ये सबको पता है। मैं ऑप्टिक्स में ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने डिवाइड किया है पूरी लाइट को, है ना। पहले विजिबल है अपना, विजिबल में सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट कलर की है, सबसे बड़ी रेड की है। रेड के बाद जो आता है उसे अपन इंफ्रारेड बोलते हैं, वायलेट से पहले जो आता है उसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, है ना। उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा एनर्जी कम वेवलेंथ एक्सरेज आती है ना। फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी और कम वेवलेंथ गामा रेज आती है, फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी और कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज आती है। वैसे ही स्पेक्ट्रम पीछे की तरफ रहता है। ऑलराइट, तो वापस से हम खुद को कंटेन करके रखेंगे किस जोन में, विजिबल लाइट में, while studying this chapter wave optics। ठीक है, तो we'll be talking about all the way from violet to red। ऑलराइट, बट क्या एक्सरेज ये वेव ऑप्टिक्स फॉलो करेगी, डेफिनेटली। गामा रेज, जी हाँ, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट यस, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द वेवलेंथ्स, सो अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा नेचर चेंज होगा। ओके, तो चलिए हेडिंग यही बना लेते हैं, लिख लीजिए हाइगन्स हाइगन्स थ्योरी या हाइगन्स वेव थ्योरी। मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, आई होप आपको याद होगा। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसी रेडिएशन जिसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है। और पॉलीक्रोमेटिक विच इज ए मिक्सचर, जैसे व्हाइट लाइट इज ए पॉलीक्रोमेटिक बीम, ठीक है। तो हाइगन्स थ्योरी की बात करते हैं, लिखिए हाइगन्स थ्योरी में he considered light to be mechanical wave and that was an error in the Huygens consideration। उन्होंने क्या मान लिया लाइट को, मैकेनिकल वेव, जबकि सच में लाइट को किसकी जरूरत नहीं है, मीडियम की। यू नो मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट तो आप यही लॉजिक दे सकते हैं कि वैक्यूम में बहुत सारा ट्रैवल करके आती है लाइट, सन रेज जो हमारी अर्थ पे पहुंचती है ना। तो अब हाइगन के सामने तो ये क्वेश्चन तब भी था, तो फिर आगे लिखिए इसमें, he considered light to be mechanical wave moving moving in a hypothetical medium called ether, ether, called ether, ether। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड भी होता है, ठीक है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हाइगन ने क्या बोल दिया कि देयर इज ए इनविजिबल इलास्टिक मीडियम प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स which is responsible for the propagation of these light waves. But till date, many scientists have tried a lot to find this medium, but till date we have not found any such thing called ether। इसलिए इसे अभी क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथेटिकल। बट हाँ, हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हाइगन ने यही गलत बोल दिया कि लाइट मैकेनिकल वेव है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू पुट दिस आइडिया फॉरवर्ड कि लाइट वेव है। क्या हुआ, गलत हुआ, उसमें बाद में करेक्शन किए गए, बट वेव मानने से काफी चीजें सही आ गई, ठीक है। क्योंकि अगर हाइगन की थ्योरी नहीं रही होती तो थॉमस यंग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ओके, सो एनीवे, तो लिखते हैं आगे। अब हाइगन्स थ्योरी कुछ टर्म्स इन्वॉल्व करती है, उनको अपन एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। जैसे वेव फ्रंट, यू शुड बी नोइंग दिस टर्म ऑलरेडी, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, वेव फ्रंट, यस। तो क्या होता है वेव फ्रंट, एक बार वापस से लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इट इज लोकस ऑफ
all the particles of medium, locus of all the particles of medium vibrating in same phase, vibrating in same phase at at given instant. तो भाई वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट लोकस है उन सारे मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो एक गिवन इंस्टेंट पे सेम फेज में होते हैं। ठीक है, जैसे बात की जाए एक पॉइंट सोर्स के लिए, तो पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे जो एक सरफेस बनेगी, एक पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप एक स्फीयर बनाएंगे, तो उस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक टाइम पे एक ही फेज में होंगे। मतलब या तो वो उस सरफेस के सारे पार्टिकल एक गिवन इंस्टेंट पे मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे होंगे, या वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर रहे होंगे, या नेगेटिव, या बीच में कहीं भी, बट वो सब एक साथ कर रहे होंगे। जैसा किसमें होता है? आपके स्टैंडिंग वेव में एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। यस, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्फेरिकल। वैसे एक लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल। एक ह्यूज प्लेन सोर्स, बड़ी सी वॉल है जो एक सोर्स है, उसके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? पैरेलल प्लेन्स। और इसी के हिसाब से इनकी इंटेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको वेव्स चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, बोथ पार्ट ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स एज वेल एज स्ट्रिंग वेव्स। ठीक है, स्पेशली द इंटरफेरेंस पार्ट, इंटेंसिटी फॉर्मूलेस। ऑलराइट, सो यू शुड रिवाइज इट। अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो उनसे रिवाइज कर लो, सो इट विल बी वेरी इजी। कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें, सारे के सारे फॉर्मूले वहां से ही उठाए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, फॉर ए पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल, line source wave fronts are cylindrical, and plane source wave fronts are parallel planes. All right, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट, इसमें पहला लिखिए, the speed with which the wave front moves forward from the source is called wave speed. The speed with which the wave front moves forward from the source is called wave speed. अब ये मत सोचना पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड, नो। अच्छा, आपने दिवाली पे लोग ऐसे बहुत सारी रंगीन लाइट्स लगाते हैं, है ना? छोटे छोटे बल्ब रहते हैं, आजकल एलईडी लाइट्स आती है एक लाइन में, और उनमें ये बंद होता है, ये चालू होता है, फिर ये बंद होता है, ये चालू होता है, ये बंद होता है, चालू होता है, और इनके बंद और चालू होने के सीक्वेंस ही आपको पैटर्न रन करता हुआ दिखता है इसके ऊपर। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, आपको लोग घरों के बाहर लटकाते हुए अभी भी दिख जाएंगे। तो इनमें इनमें सिर्फ प्रोग्रामिंग रहती है कि बल्ब नंबर 1 बंद होगा, फिर उस टाइम पे 5 ऑन रहेगा, 6 ऑफ होगा, फिर वो टाइमिंग रहती है उनकी। तो आपको दिख जाएगा अरे ब्लू कलर भाग रहा है इसके ऊपर, कभी रेड भाग रहा है। तो सच में क्या वो कलर भाग रहा होता है? नहीं। क्या हो रहा होता है? सिर्फ ये इनके बंद चालू होने का एक पैटर्न होता है, हमारी आंखों को लगता है कि वो पैटर्न क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सेम वे यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, दिस इज सोर्स, और यहाँ से कोई भी डिस्टेंस r1 पर अभी एनर्जी पहुंची है इस सोर्स के। ठीक है, तो ये लोग बिंदास इधर क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट। ऑलराइट, फिर थोड़ी देर बाद ये एनर्जी यहां पहुंच गई, तो फिर ये लोग क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट। समझ रहे? तो ये जो एनर्जी के मूव करने की स्पीड है, इसे अपन बोल रहे हैं वेव फ्रंट के आगे जाने की स्पीड, वही क्या कहलाएगी? आपकी वेव स्पीड। और लाइट के टर्म्स में वो हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो पार्टिकल थ्योरी बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट मूव्स विद ए स्पीड कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, यहां क्या बोला जाता है कि एनर्जी, वेव फ्रंट बेसिकली क्या है? आपकी एनर्जी। एनर्जी जिस स्पीड से ट्रैवल करती है उसे क्या बोलते हैं अपन? वेव स्पीड, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ओके।
दूसरा पॉइंट लिखिए, एनर्जी ऑफ द वेव्स ट्रेवल, एनर्जी ऑफ द वेव्स ट्रेवल in a direction perpendicular to wavefront, in a direction perpendicular to wavefront, and that is called ray in ray optics. मतलब देखो, दोनों बातें मैं आपको समझाऊं। हम रे ऑप्टिक्स में क्या मानते थे कि एक पॉइंट सोर्स से बहुत सारी रेज निकल रही है, यही मानते थे। और यहाँ वेव ऑप्टिक्स क्या बोलेगी कि एक वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेव फ्रंट्स हैं। यहाँ एनर्जी रही कुछ टी इक्वल टू T1 पे, यहाँ टी इक्वल टू T2 पे पहुंच गई, यहाँ टी इक्वल टू T3 पे पहुंच गई, यहाँ टी इक्वल टू T4 पे पहुंच गई। जस्ट लाइक एक पॉन्ड है, एकदम पानी शांत है ना, स्टिल वाटर, उसमें आपने छोटा सा स्टोन डाल दिया तो रिपल्स मूव करते हैं बाहर की तरफ, कुछ वैसे ही, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स क्या बोलती है कि भाई यहाँ पे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये लोग ऑसिलेट करेंगे, फिर ये लोग ऑसिलेट करेंगे, फिर ये लोग ऑसिलेट करेंगे, तो मैं बोलूंगा पहले एनर्जी यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई। यस। अब ये तो वेव फ्रंट्स हो गए। अब आप क्या बोलोगे कि एनर्जी कैसे मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे एनर्जी ऐसे मूव कर रही है कि वो हर वेव फ्रंट के कैसी हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, रेडियली डायरेक्शन में ही तो जा रही होगी यहाँ पे एनर्जी। और यही आइडिया किस में यूज किया गया था आपका, रे ऑप्टिक्स में। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि वेव हाइगन्स थ्योरी में जो वेव टर्म यूज किया गया है, वहां पे एनर्जी की जो मूव करने की स्पीड है उसे ही अपन क्या बोलते थे, रे, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग कि वेव फ्रंट्स बाहर की तरफ जाते हैं और जो एनर्जी मूव करती है वो कैसे मूव करती है, परपेंडिकुलर टू देमसेल्व्स, और उसे अपन रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इंटेंसिटी फॉर्मूलेज मैं आपको लिखवा दूं। ये आपका एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। वैसे ही लाइन सोर्स एंड प्लेन सोर्स, उनके इंटेंसिटी रिलेशंस आपको पता ही होंगे। तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इंटेंसिटी टर्म हम यूज करते हुए आ रहे हैं सिंस द रेडिएशन चैप्टर इन थर्मल साइंस। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ड्यू टू, ऐसे लिखिए, इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स एट ए पॉइंट। तो ये पूरा रिवीजन चल रहा है, कुछ नया नहीं है। तो एक हो सकता है आपका जो सोर्स हो वो कैसा सोर्स हो, पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स, इसकी पावर P है, सो P इज पावर। पावर मतलब क्या हो गया कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। पावर तो समझते हैं, है ना। तो यहां से किसी भी डिस्टेंस r पर कितनी इंटेंसिटी होगी, यहां पे मुझे इंटेंसिटी चाहिए, मान लेता हूं I है। कैसे निकालूंगा कि ये जो पावर है वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, 4πr², क्योंकि इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी आएगी कोई भी पॉइंट ए पर, सपोज ए कोई भी पॉइंट है, देन इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी गिवन बाय पावर डिवाइडेड बाय 4πr², और you say intensity due to a point source is inversely proportional to square of distance. Yes. Now remember P is power, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास आ गया लाइन सोर्स, लाइन सोर्स, ठीक है। और इसे अपन काफी बड़ा लाइन सोर्स मानेंगे, हालांकि जो एंड होगा उस लाइन सोर्स का वहां पे वो पॉइंट के जैसे बिहेव करेगा उस सरफेस पे, पर हम उसे कंसीडर नहीं करते। सो वी आर कंसीडरिंग इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स, और इसके जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनेंगे, सिलिंड्रिकल, ठीक है। सो इट विल हैव सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। वेल, तो यहां से कोई भी डिस्टेंस r पे अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसकी पावर है P, टोटल पावर है P, तो अपन इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हाउ विल आई राइट, इट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 2π। इसकी जो कर्व्ड सरफेस आएगी तो इसकी लेंथ ले लीजिए आप L,
so it will be 2 pi r l. यस, अब इसकी जो पावर p है वो तो कंप्लीट सोर्स की पावर p है, तो p बाई एल हो जाएगा आपका पावर पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो यहां भी आप बोल सकते हो कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है भाई, अच्छी बात है. अब तीसरा आता है आपका इनफाइनाइट प्लेन सोर्स. तो एक डिफरेंट डिमेंशन में हम जा रहे हैं ना. तो अभी काफी दिन से हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की बातें कर रहे हैं. नाउ वी आर आउट ऑफ दैट. सी, थर्ड, it is plane source. So we have a plane source. Again, it is infinite, very very long plane source. ठीक है, तो यहां से कोई भी डिस्टेंस, यहां से कोई भी डिस्टेंस r पे मुझे अगर फाइंड करना है कि व्हाट इज इंटेंसिटी एट दिस लोकेशन, तो कैसे पता करूंगा? दिस इज माय सोर्स. तो इसके जो वेव फ्रंट बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव फ्रंट्स आर पैरेलल प्लेन्स. ठीक है, दिस इज ए वेव फ्रंट. और यहां पे जो इंटेंसिटी आती है, इट इज इनवर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ओके, बिकॉज जो पावर है वो हर बार सेम एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही. यहाँ क्यों कर जा रही थी? क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो सेम पावर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन लार्जर 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 एरिया, सो इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है. बट हियर दैट इज नॉट द केस. ये ऑलरेडी इनफाइनाइट प्लेन है. वापस दूसरा सामने जो आएगा वो भी एक इनफाइनाइट प्लेन होगा, और सामने आएगा वो भी इनफाइनाइट प्लेन होगा. सो इट इज द सेम एरिया. ऑलराइट. अच्छा, एम्पलीट्यूड्स को भी आप समझ सकते हैं. ये भी कोई नई बात नहीं है कि इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के वेव्स में आती है कि नहीं आती है. ठीक है, तो पॉइंट सोर्स मैंने मिटा दिया, वापस से लिख ले रहा हूं पॉइंट सोर्स के लिए. तो इंटेंसिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो एम्पलीट्यूड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, ये भी साथ में लिख लो. यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर. और यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ए इज एम्पलीट्यूड. ओके, सो एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ऑलराइट, चलिए अब छापते हैं अपन हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है. लिखना ही है एज इट इज, फिर मैं बता दूंगा क्या है. लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल. तो इसमें लिखिए वेरियस, और यू कैन राइट डिफरेंट पॉइंट्स. एक ही बात है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी सरफेस. आर्बिट्रेरी सरफेस मींस चॉइस ऑफ सरफेस फिक्स नहीं है. आर्बिट्रेरी का मतलब यह है different points on an arbitrary surface when reached by a wavefront, reached by a wavefront. Now what does it mean by reached by a wavefront? Means reached by energy. तो वहां के पार्टिकल क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट. ठीक है, reached by a wavefront become secondary source of light, become secondary source of light, emitting secondary wavelets, emitting secondary wavelets, full stop. The disturbance beyond the surface results from superposition of these secondary
वेव फ्रंट्स और वेवलेट्स। वेव फ्रंट को वेवलेट भी बोलते हैं, LATE। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं हाइगन यहाँ पे। लेट अस अंडरस्टैंड दैट आइडिया हियर। तो हाइगन ने बोला कि मीडियम का कोई भी सरफेस है ना, हाइगन के लिए मीडियम प्रेजेंट है। हाइगन ने क्या एज्यूम किया है कि लाइट कैसी वेव है, मैकेनिकल, तो हाइगन का ईथर प्रेजेंट है हर जगह, ऐसा वो मान रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जब लाइट का एनर्जी एक सरफेस पे पहुंचेगा तो उस सरफेस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट भी सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। आई रिपीट, एनर्जी आ रही है अल्टीमेट सोर्स से, वहां से एनर्जी जब मीडियम के किसी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो सारे पॉइंट भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के जैसे बिहेव करेंगे, और अब वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आगे वेव फ्रंट प्रोपेगेट कराएंगे और उनके सुपर पोजिशन से अगला वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा जो ओरिजिनल सोर्स का है। जैसे समझाता हूं मैं आपको। इसमें मैं जो भी डायग्राम बनाने वाला हूं उसे बोलते हैं हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने प्रिंसिपल को। तो बोर्ड में कभी कभी पूछता है एक्सप्लेन हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, तो इसमें करना क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल लिखेंगे और ये अपन डायग्राम बनाएंगे। सो आई एम ड्रॉइंग इट फॉर ए प्लेन वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। तो सपोज मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, एंड इट इज रीच्ड बाय एनर्जी, so there will be different points on this surface, and according to Huygens all these points, अब मैं तो कुछ ही points दिखा रहा हूं, इसमें तो infinite points होंगे। According to Huygens all these points will behave as independent point sources। अब ये तो point है तो कैसे behave करेंगे, point source, जबकि ये ओरिजिनल सोर्स कैसा है, प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स का एक वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, अगला हमें बताना है कैसे बनेगा। तो हर एक पॉइंट सोर्स कैसे वेव फ्रंट एमिट करेगा, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होता है, स्फेरिकल होता है कि नहीं। तो ये हर एक पॉइंट सोर्स अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। खुद को सेंटर मानते हुए आप डिफरेंट स्फीयर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं उतना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड क्या मतलब है कि ये जो वेव फ्रंट है ये एनर्जी एमिट करेगा हर डायरेक्शन में, तो एट सर्टेन टाइम ये अपना एक स्फीयर बना लेगा ऐसा, फिर ये भी एमिट करेगा दूसरा, ये भी अपना एक स्फीयर बना लेगा, फिर ये भी अपना एक स्फीयर बना लेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और इन सबके सुपर पोजिशन से आपको क्या मिल जाएगा, अगला वेव फ्रंट मिल जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट वेव फ्रंट। कैसा आ रहा है, प्लेनर। फिर इस पे जो सोर्सेस आ रहे हैं, इस पे जो सोर्सेस आ रहे हैं, वो सारे सोर्सेस वापस से क्या करेंगे, they will make spherical wavefront, and that way due to superposition of them you will get your new wavefront, and so on. So this is how the light will be propagating in this medium in this direction. Okay, यही है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो हाइगन ने कोशिश भी की कि हम न्यूटन की थ्योरी से अलाइन कर लें। सो ही ऑल्सो told that ki whatever I am saying this direction of propagation of energy means the ray of light only. Okay, so this is called Huygens construction। अब आप ये समझ सकते हैं, सपोज ये वाला जो लोकेशन है वो कोई भी टाइम t इक्वल टू 0 का है, और यहाँ पे ये जो ब्लू मैंने ड्रॉ किया ये कोई भी टाइम t इक्वल टू t नॉट का है। तो इतने टाइम में ये जो रेडियस आई होगी वेव फ्रंट की वो कितनी आई होगी, v t नॉट, वेयर v is speed of light इन मीडियम। ठीक है, तो हाइगन्स कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, अब हाइगन ने इसी आइडिया पे, ये जो कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया है या लाइट के प्रोपगेशन का ये जो आइडिया है कि वेव फ्रंट एक सरफेस पे पहुंचेगा, फिर वो सरफेस भी इंडिपेंडेंट सोर्स बन जाएगी, वो अपने वेव फ्रंट बनाएगी और फिर उनके सुपरपोजिशन से आपको नया वेव फ्रंट मिलेगा। इसी आइडिया से हाइगन ने एक्सप्लेन कर दिया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम भी करते हैं एक्सप्लेन यूजिंग द हाइगन्स थ्योरी। ओके, लेट अस सी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हाइगन्स थ्योरी पे ना के बराबर आते हैं।
ठीक है, कभी कभार कुछ पूछ ले आपसे वेव फ्रंट के बारे में या हाइगन्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। हाँ, बोर्ड जरूर पूछता रहता है हाइगन्स के ऊपर क्वेश्चन। तो चलो देख लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिफ्लेक्शन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का उसी मीडियम में वापस आना। तो समझिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो मेरे पास ये बाउंड्री है, मान लीजिए एक मिरर है, और यहां पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक वेव फ्रंट है, अभी इस तरीके से है। ठीक है, ये कोई भी टाइम पे है। थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट नीचे आएगा, थोड़ी देर बाद और नीचे आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा वो इंस्टेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ व्हेन दिस वेव फ्रंट इज, इसका जो एक पॉइंट है, इट इज रीचिंग दिस सरफेस। ओके, सो हियर इट इज। ओके, तो ये सिंगल वेव फ्रंट ही है। तो वेव फ्रंट कैसे ट्रैवल कर रहा है? इट्स ए प्लेनर वेव फ्रंट आई एम कंसीडरिंग। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये वो इंस्टेंट है, इसे आप t इक्वल टू जीरो बोल दीजिए। ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है अभी यहाँ पे, इसे t इक्वल टू जीरो। जब इस वेव फ्रंट का एक पॉइंट कहाँ पहुंच चुका है? मिरर सरफेस पे। मतलब मिरर सरफेस का ये पॉइंट अब क्या बन गया होगा? सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू द हाइगन। सही बात है ना? ऐसे ही तो लाइट आगे प्रोपेगेट कर रही है। जैसे इस वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट कैसे बना हुआ कि इसके ये सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के जैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइट एमिट की होगी, उनके सुपरपोजिशन से नया वेव फ्रंट आया होगा। तो ऐसी कहानी चल रही है आगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब जो एनर्जी है वो कहाँ पहुंची है? अभी मिरर के इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को चाहो तो आप कुछ नाम भी दे सकते हो। सो लेट अस नेम दिस पॉइंट एज, say you can call anything, let's call this point as a only. अब ए पॉइंट क्या करेगा? ए पॉइंट एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो अब ये एनर्जी एमिट कराएगा। कितनी देर तक हमें कंसीडर करना है? हमें कंसीडर करना है टी इक्वल टू जीरो पे इसने एमिट कराना चालू किया, और जो एनर्जी एमिट की उसका स्फीयर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है ना? एक टाइम आएगा जब दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी, विल आल्सो रीच द मिरर। यस, सो लेट अस सी वो पॉइंट कब आएगा। सो लेट अस एक्सटेंड दिस। So here B reaches the mirror. Let's call this point as B dash. और ये हो गया आपका कोई भी टाइम ले लीजिए t इक्वल टू सही t नॉट। कहानी समझ आई क्या चल रहा है? t इक्वल टू जीरो पे वेव फ्रंट की ये पोजीशन है, फिर ये वेव फ्रंट कंज्यूम होता जा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। इंटरमीडिएट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, मींस दिस मच। ये जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मिरर सरफेस को स्ट्राइक कर चुके हैं और उनके सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट हो चुके होंगे, पर ये अभी फ्रेशली पहुंच रहा है यहाँ पे। तो आई हैव कंसीडर्ड टू इंस्टेंट्स, जब इस वेव फ्रंट का पॉइंट ए मिरर पे पहुंच रहा है और जब ये पॉइंट बी मिरर पे पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये पॉइंट बी मिरर पे पहुंचा है उतनी देर में कितना टाइम जा चुका है? टी नॉट। तो ए को कितना टाइम मिल चुका है? ऑलरेडी टी नॉट सेकेंड्स मिल चुके हैं। तो ए ने जो सेकेंडरी वेवलेट किस पे एमिट किया होगा टी इक्वल टू जीरो पे, वो तो अभी बड़ा हो गया होगा। और इसकी रेडियस कितनी हो गई होगी? कैन यू टेल मी? क्या थी रेडियस ऑफ दैट स्फीयर? इट वाज v into delta t, where v was speed of light, isn't it? तो इसकी रेडियस कितनी होगी? होगी v t नॉट। सो लेट अस draw the reflected wave front. So be here. So काफी बड़ा सा बनेगा ये।
तो ये मैंने बना दिया। ये क्या है? दिस इज द वेव फ्रंट एमिटेड बाय पॉइंट ए इज द सेंटर। ओके, इसे सबको मैं हटा दे रहा हूं, वी डोंट नीड दिस इंफॉर्मेशन नाउ, so I'm removing this part, so some space will be left for us. Alright, so ये क्या है? t equal to 0 पे एमिट होने वाला वेव फ्रंट है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी v t नॉट, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, क्योंकि इसे t नॉट सेकेंड्स मिल चुके हैं। ओके, और टाइम दोगे तो ये और बड़ा होता जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी रही होगी b से b डैश तक की? ये डिस्टेंस भी रही होगी आपकी v t नॉट। Why am I taking the same v in both the cases? ये तो आपका इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। मैं सेम क्यों ले पा रहा हूँ? बिकॉज मीडियम सेम है, और एक सेम मीडियम में वेव की स्पीड उतनी ही रहती है। वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, यस और नो? मैकेनिकल वेव की स्पीड, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन मीन्स इट्स द सेम मीडियम, सो हियर स्पीड विल रिमेन सेम v t naught. So this dimension is v t naught, this is also. Now how will you draw the reflected wave front? Reflected wave front will be drawn by taking the superposition of all the secondary wave fronts. Yes, so ये तो A का वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, B का अभी वेव फ्रंट कितना बना होगा? B तो कब पहुंचा है एनर्जी यहाँ पे? T इक्वल टू टी नॉट पे, और आप बात ही कब की कर रहे हो? T इक्वल टू टी नॉट की। तो यहाँ का जो एमिटेड स्फीयर है वो तो अभी डॉट होगा, उसकी कोई रेडियस ही नहीं होगी, जस्ट एमिट होना स्टार्ट हुआ है। हाँ, बीच में कोई एक पॉइंट होगा भाई, ये कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, ये पॉइंट का कुछ ना कुछ स्फीयर बनना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पहुंची है कुछ, आप समझ लीजिए यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पहुंचा होगा कुछ टाइम में, है ना? ये t इक्वल टू 0 पे, ये कोई t1 पे आया होगा और ये t नॉट पे आया, तो इसे कितना टाइम मिल गया होगा? t नॉट माइनस t1। तो इसका जो स्फीयर है वो थोड़ा बड़ा हुआ होगा, तो देखते हैं इसका स्फीयर कैसे आएगा। कुछ इस तरीके से। मैंने छोटा क्यों दिखाया इसके कंपैरिजन में? क्योंकि इसे कितना टाइम मिल गया था? टी नॉट। इसे कितना टाइम मिला होगा? t1 माइनस टी नॉट माइनस t1, कम टाइम मिला है। यहाँ के और भी पॉइंट्स के अगर मैं स्फीयर बनाऊं, और छोटा और छोटा और छोटा, और ये जीरो, और इन सबका एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, विच विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो डायग्राम बुरा ना करते हुए मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। तो ये मैंने बना दिया, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझने के लिए आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा वेव फ्रंट आ रहा होगा, फिर यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। You can understand this way. Don't consider they are parabolas, वो सर्कल्स ही है ना, मैं प्रॉपर सेंटर के साथ नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, अगर ये पैरेलल टू मिरर इंसिडेंट हुआ होता वेव फ्रंट, तो मिरर के सारे पॉइंट एक ही टाइम पे सेकेंडरी सोर्स बन जाते, तो सबके सर्कल्स की जो रेडियस होती वो सेम होती, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाला वेव फ्रंट होता वो भी कैसा होता? पैरेलल टू मिरर। ठीक है, अच्छी बात। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही मिल रहा है जो हमने रे ऑप्टिक्स में यूज किया था। तभी तो बोल पाएंगे कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो एंगल समझते हैं, उसके लिए रे वगैरह समझेंगे, नॉर्मल समझेंगे, क्योंकि वहां उसके टर्म्स में ही अपन ने एंगल दिया था, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा बताओ, रे क्या होती है? हाइगन ने भी तो रे टर्म बोला ही ना। रे क्या होती है? रे होती है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, उसे ही क्या बोलते हैं अपन? रे। तो जो नीला वाला वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए तो वो एक रे हो जाएगी। यस, सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज परपेंडिकुलर ओनली। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, या फिर मुझे इंसिडेंट रे और दिखानी है तो ये बी बी डैश के पैरेलल मैं एक लाइन यहां बना सकता हूं, a line parallel to BB dash. This can be considered as incident ray. Okay, normal. अच्छा,
और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, वेव फ्रंट के साथ रे का एंगल। अब नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे अपन एक, दिस इज नॉर्मल। ये सब क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्टिफाई कर सके। इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं मैं, साइड में लिख लेंगे अपन। ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छी बात। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ढूंढना पड़ेगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये आप डॉटेड ग्रीन देख पा रहे हैं, डॉटेड ग्रीन, ये जो ग्रीन देख रहे हैं, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस वाज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ब्लू वाला इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ग्रीन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी कि नहीं? ग्रीन के परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं आप, है ना? तो ये से ही मैं अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरी कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मुझे प्रूफ क्या करना है कि आई और आर क्या है? इक्वल है। दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। ओके, लेट्स ट्राई। चलो भाई, ये एंगल अगर आर है, ठीक है, ये एंगल आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंगल इज आई, देन हाउ मच विल बी दिस एंगल? 90 माइनस आई, है ना? तो ये आई है, ये दोनों 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 माइनस आई। अच्छी बात। अब रेड एंड ब्लैक मिरर, ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा, तो हाउ मच विल बी दिस एंगल? टोटल 90 है रेड और ब्लैक के बीच में, ये 90 माइनस आई है, तो 90 माइनस 90 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा? आई। इतना तो दिमाग लगा सकते हो, है ना? तो ये आई हो गया। अब चलो आर की भी बातें कर लेते हैं। तो आर को कैसे समझा जाए? तो ध्यान से देखते रहना है भाई, नहीं तो खो जाओगे एंगल्स में, है ना? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। ये एंगल बताओ कितना हो गया? लाल और काले के बीच में एंगल 90, ठीक है, लाल और हरे के बीच में आर, तो हरे और काले के बीच में कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर, चमक रहा है। तो ये पूरा एंगल हो गया 90 माइनस आर। अब बहुत बहुत ध्यान से देखना है भाई, है ना? इसे डी पॉइंट बोल रहा हूं। तो आप देखिए ट्राइंगल ए बी डैश डी में, ढूंढे ट्राइंगल ए बी डैश डी। ये 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस, सही बात। ये वाला एंगल 90 माइनस आर, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? आर, ट्राइंगल में। अब मैं सब एंगल मिटाने वाला हूं, सिर्फ काम के एंगल साथ में रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मेरे काम का नहीं है, इसे मिटा रहा हूं। ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है भाई, दिस मच इज ओके। So now I have two triangles you can look at, and this is also not needed now. So I want to focus on in triangle A D B dash and triangle A B B dash. Can you figure out these triangles? A D B dash, A B B dash. Okay, let's look at them. Angle ADB dash is equal to angle ABB dash is equal to 90 degree. दूसरा एंगल ये एंगल उनका हो गया 90 90, ठीक है भाई। और जरा ध्यान देते हैं मुद्दे के बाद, AD is equal to the radius and that is VT naught, and it is also equal to BB dash, है ना? और एक साइड कॉमन है इनकी, that is AB dash is common. तो कुछ समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, सर्वांग सम त्रिभुज। सो व्हाट विल यू गेट? इनके ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो विल गेट आई इक्वल टू आर। हो गया प्रूफ।
कि हाइगन की जो थ्योरी बातें कर रही है वो थ्योरी से आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो डेरिवेशन है ये मेंस नीट और एडवांस इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, वहां कैसे पूछेगा कि प्रूव करो हाइगन थ्योरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है किसके लिए, बोर्ड्स में अगर पूछा जाए तो। अब मैंने क्यों करवाया आपको, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल देता तो हो सकता है आप भरोसा ना करते। तो अभी समझ में आ रहा है कि हाइगन्स थ्योरी से क्या जस्टिफाई हो पा रहा है, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्टिफाई हो पा रहा है। सेम वे क्या प्रूव किया जा सकता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स ट्राई। सो आई होप हाइगन का जो आइडिया है वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आप आइडिया समझ जाएंगे तो ये डेरिवेशंस तो प्रूफ्स तो कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं समझे तो फिर आपको डायग्राम भी रटना पड़ेगा, भाई कौन सा ट्राइंगल है एंड क्या है। चॉइस इज योर्स। सो जो हाइगन ने ये हाइपोथेसिस दे दिया और आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सो लेट अस सी रिफ्रैक्शन। Refractions from Huygens theory, let us understand this. इसे कैसे सोचेंगे, देखो जरा। ये होगी मेरी बाउंड्री, इस बार मुझे क्रॉस कराना है लाइट को। दिस इज बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे अपना मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट कराता है, तो भाई हाइगन ने तो वेव फ्रंट बोला है तो हम वेव फ्रंट इंसिडेंट करा देते हैं। तो मान लीजिए एक प्लेनर वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है यहाँ पे, लाइक दिस। दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो मैंने डायरेक्ट अभी टी इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट ही ड्रॉ कर दिया, ऐसे आ रहा होगा आ रहा होगा आ रहा होगा, और ये अभी इंसिडेंट हो गया। तो कौन सा पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बन चुका है, दिस पॉइंट कॉल्ड ए, आई कैन कॉल दिस पॉइंट एज ए। ये टी इक्वल टू 0 पे यहां पहुंचा है, दिस इज टाइम इज टी इक्वल टू 0। अच्छा रे वगैरह बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। तो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, डोंट थिंक दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो वेव फ्रंट है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा दिखेगा आपको, परपेंडिकुलर टू इट। सो लेट मी ड्रॉ। इसे अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ब्लू लाइन को, तो इसका परपेंडिकुलर, दिस विल बी इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छी बात। नॉर्मल को मैंने नीचे भी एक्सटेंड कर दिया। अब ये है अपना पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ये बताओ बी पॉइंट कब पहुंचेगा यहां पे। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी पड़ेगी विच विल बी पैरेलल टू माय इंसिडेंट रे। सो बी इज रीच्ड हियर एंड दिस पॉइंट इज, लेट अस कॉल इट बी डैश। किसी टाइम पे पहुंचेगा, मान लीजिए कब पहुंच रहा है, टी इक्वल टू टी नॉट पे। तो क्या हुआ होगा, इस ड्यूरेशन में ए का तो एक सेकेंडरी वेवलेट बन चुका होगा। अब ये बी बी डैश जो दूरी है वो कितनी है, ये जो बी बी डैश डिस्टेंस है ये कितनी है। तो मीडियम 1 में मान लो स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 है ना। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी वेव की। तो ये जो बी बी डैश डिस्टेंस है वो आएगी आपके पास v1 t नॉट, सही बात। अब आगे की कहानी समझते हैं। तो क्या हुआ होगा भाई, ए का सेकेंडरी वेवलेट बन चुका होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है रेयर और डेंसर, वो भी मैं बता दूं ताकि समझ पाएंगे अपन की बेंडिंग किधर होगी, है ना। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो v1 है, लेट v1 इज ग्रेटर देन v2, मींस व्हाट, मीडियम 1 जो है वो रेयरर है और मीडियम 2 है वो डेंसर है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि जितनी डिस्टेंस बी बी डैश आई है टी नॉट टाइम में,
उससे कम डिस्टेंस का स्फीयर बन पाएगा यहाँ पे। क्योंकि इधर लाइट जो प्रोपेगेट हो रही है वो स्लो स्पीड से हो रही है रिलेटिवली, क्योंकि वो मीडियम डेंसर है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो स्फीयर बनेगा वो इतनी रेडियस का नहीं बनेगा, इससे कम रेडियस का बनेगा। सो लेट अस ड्रॉ एन स्फीयर हियर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बी से जो एमिट हुआ होगा, बी से जो एमिट हुआ होगा वो तो अभी कितनी रेडियस रखेगा, जीरो। हम टी नॉट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज आई हैव ड्रॉन एट टी इक्वल टू टी नॉट, दिस सेकेंडरी वेव फॉर्म। और इसका टेंजेंट बनाते हुआ मुझे क्या मिल जाएगा, आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो दिस इज माय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, और इसको टेंजेंट जो लाइन आएगी, इसकी टेंजेंट जो लाइन आएगी, this will be my refracted ray and this will be angle of refraction. I hope you can understand. This is refracted wavefront. Now what has happened to this point? ये पॉइंट रीच हुआ होगा यहाँ पे, इसका जो स्फीयर है वो भी कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड, और उनके सुपरपोजिशन से हमने ये वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। तो सोचो व्हाट हैज हैपेंड, लिसन वेरी केयरफुली, बेंडिंग कैसे हो रही है यहाँ पे। ये वेव फ्रंट देखिए, जो जो पॉइंट मिरर से बाउंड्री से टकराते जा रहे हैं वो पॉइंट दूसरी साइड एंट्री तो ले रहे हैं, पर दूसरी साइड वो धीरे 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 जा पा रहे हैं, जबकि ये साइड फास्ट 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 जा रही है। तो ये साइड फास्ट जा रही होगी और ये इधर जो क्रॉस हो रही है, ये जैसे सपोज ये यहाँ पे है ना, थोड़ी देर बाद ये ऐसे आनी चाहिए थी, पर ये जो पोर्शन है वो थोड़ा कम आ गया होगा, तो ये ऐसे ही रह गया होगा, जबकि ऊपर का पोर्शन ऐसे। तो लेट मी शो इट विथ टू मार्कर्स। कंसीडर दिस, ओके, मान लो ये वेव फ्रंट है। अब लेट अस कंसीडर दिस इंस्टेंट, जब ये ग्रीन पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है, पर ये रेड वाला पॉइंट थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अकॉर्डिंगली, तो ये थोड़ा मुड़ जाएगा कि नहीं ऐसा। और जैसे जैसे ये ग्रीन पूरा आएगा वैसे वैसे ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट यू आर सीइंग कि ये जो वेव फ्रंट पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। कैन यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, अगर ये रेयरर होता तो क्या होता कि जैसे ये यहाँ ट्रेवल करता, ये थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस, ग्रीन जितना ट्रेवल करता उससे ज्यादा डिस्टेंस रेड ट्रेवल करता था, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में चला गया। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड कि यहाँ से ये आता 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 यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता, ऐसा हो जाता, और फिर थोड़ी देर बाद ये भी ऐसा हो जाता। तो बेंडिंग कैसी हो रही है, ऐसा आ रहा था ये और ऐसा हो जा रहा है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। Okay, so is Huygens theory justifying with the law of refraction here? Yes, light going from rarer to denser is bending towards the normal, going away, denser to rarer, then it is bending away from the normal. It is justifying. Let us see whether we get Snell's law by this calculation or not. Okay, so you can consider it as a proof of the Snell's law, which we didn't prove in the ray optics. Okay, well, see. अपन ट्राइंगल मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं। ठीक है, एंगल वगैरह देखो जरा, ये एंगल आई है, ठीक है, तो हम्म, ये एंगल आई होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो इंसिडेंट रे ही है, तो ये एंगल आई होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, और ये एंगल 90 माइनस आई है, दिस इज 90, so this angle will be I. I hope you are able to understand. Now be here, this is R, so this angle will be 90 minus R. This angle will be 90 minus R, and this angle will be R as this is 90. ठीक है, अच्छी बात। अब ये बताओ जो AD डिस्टेंस है, AD की वैल्यू कितनी आएगी, AD will be equal to V2 T naught. AD is the radius, और रेडियस कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम। ओके, और B डैश ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कितना है, V1 T naught। तो जरा साइन ऑफ I बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ I, ट्राइंगल A B
बी डैश। इससे बताना है आपको साइन ऑफ आई क्या आ रहा है। साइन ऑफ आई आ रहा है आपके पास v1 t नॉट डिवाइडेड बाय ए बी डैश। यस, सो इट इज v1 t नॉट डिवाइडेड बाय ए बी डैश। ओके, दूसरा ट्राइंगल है अपने पास ए बी डैश डी। इस ट्राइंगल में साइन आर बताइए क्या आ रहा है। साइन आर आ रहा है ये डिस्टेंस ए डी, और ए डी डिस्टेंस कितनी है v2 t नॉट। सो यू आर गेटिंग दिस एज v2 t नॉट divided by the hypotenuse AB dash. Let us divide both. So what do you get? Sin I divided by sin R equal to V1 T naught divided by V2 T naught. So you get V1 divided by V2. ठीक है? So you are getting this number sin I by sin R is equal to V1 by V2. Make it equation 1 for now. Now refractive index तो कैसे डिफाइन करते हैं पता है आपको। तो मान लो अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो आप v1 को क्या लिखोगे c डिवाइडेड बाय n1, और v2 को क्या लिखोगे c डिवाइडेड बाय n2। n1 n2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज स्पीड ऑफ लाइट, सो v1 बाय v2 क्या बन जाएगा आपके पास n2 बाय n1 बन जाएगा। सो यू कैन पुट इट देयर in equation 1. So by 1 and 2, what you can write? You can write sin I divided by sin R is equal to n2 by n1. So what you get here? n1 sin I equal to n2 sin R. n1 sin I equal to n2 sin R. n1 is medium of incidence. So ni sin I is equal to nr sin R. Isn't it the Snell's law? This is medium of refraction. Okay, so Huygens theory successfully explains the Snell's law as well. So this is what I was saying. If you consider light as wave, then also you can explain reflection and refraction. If you consider light as particle, you can explain reflection and refraction. So these reflection and refraction are not solid evidence of concluding whether light is particle or light is wave. All right. Okay, let us see a few more refractions as explained by the Huygens principle. Then our Huygens theory will be over, and we'll move to the Young's double slit experiment, which is the we have to study it in detail. और majority of questions जो exam में आएंगे आपके वो किस पे ही पूछा जाता है, YDSE. ठीक है, Young's double slit experiment. Okay, so we'll see it in the next part. So let us see few more diagrams based on Huygens theory. Let us understand how prism works, how Huygens explained refraction from a prism. So see, ये प्रिज्म है, मैं मान रहा हूं प्रिज्म इज डेंसर. आई एम एज्यूमिंग प्रिज्म इज denser and surrounding is rarer. So you know what prism does? अगर मैंने एक ऐसी लाइट इंसिडेंट की, so what happens ultimately? It bends, it further bends away. This is what happens with the light. यही पढ़ा हमने रे ऑप्टिक्स में, है ना. चलो हाइगन्स से समझते हैं कि एक्सप्लेन होगा कि नहीं. ये है अपना प्रिज्म, सेम आइडिया, डेंसर, रेयरर, रेयरर. मैंने ये जो रे कंसीडर की है सिंप्लिसिटी के लिए पैरेलल टू बेस लिया है, जिससे मैं जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसे ऐसा मान सकता हूं, दिस इज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट. ठीक है, एंड दिस विल बी द रे. Okay, you can call these points as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namely, this is incident wave front. ठीक है. अब
ये जो मैंने बना दिया है एरो एरो, वो क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आप रे बोल सकते हो। अब मुझे बताओ किस पॉइंट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डेंसर मीडियम में? 7 को, है ना। सबसे कम किसे करनी है? 1 को। अब मेरा 1 प्रिज्म के ऊपर निकल गया वो बात और है, वहां कोई बेंडिंग नहीं होगी, छोटा कर लेता है सर। दिस इज 1 हियर, है ना, ऐसा। तो 1 को जरा सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डेंसर मीडियम में, 7 को ज्यादा ट्रेवल करनी है। भाई 7 लेट हो जाएगा ना बाहर निकलने में, टाइम ज्यादा ले लेगा कि नहीं, क्योंकि डेंसर मीडियम में वो क्या हो जा रहा है, स्लो डाउन, समझ रहे हो। तो 7 लेट हो जाएगा और 1 फटाफट निकल जाएगा दूसरी साइड। तो इन ए गिवन टाइम इंटरवल व्हाट विल हैपन, 1 इस साइड आ जाएगा, 2 इससे थोड़ा पीछे छूट जाएगा, 3 और पीछे छूट जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझने के हिसाब से ऐसा बना देते हैं, 1 यहाँ आ गया, ऐसे करके इस तरीके का वेव फ्रंट बाहर आएगा। इस तरीके का क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? 4 5 6 जितने भी पॉइंट है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज हैपनिंग? यही तो हो रहा है कि दिस वाज द रे bending like this, isn't it? So it is well explained by Huygens. Okay, let's see the lens and mirror. Also the mirror you can understand. Okay, let's see concave mirror, wave front. ये पूछे जाते हैं आपके ऑप्शंस में, है ना। मिरर बना देगा, वेव फ्रंट बना देगा, पूछेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो आप तो किससे ही जा सकते हैं, रे ऑप्टिक्स से ही अपना आंसर निकाल लो। रे ऑप्टिक्स रे बताती है, आप उसके परपेंडिकुलर क्या बना दो फटाफट से, वेव फ्रंट, ठीक है। पर फिलहाल समझते हैं। तो मान लो मैंने एक ये वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, सो दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। बनाने के लिए थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। हाउ विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट? यू चेक दिस पॉइंट 1 2 3 और चलो आखिरी में सीधा ही पॉइंट लेते हैं 4। तो आप पाएंगे कि 1 एंड 4 एक ही टाइम पे पहुंचेंगे मिरर सरफेस पे। तब तक कौन पहुंचा भी नहीं होगा, 2 3 तो पहुंचा भी नहीं होगा, सही बात है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी सोर्स पहले ही बन जाएगा, तो ये लौट भी आएगा तब तक जब तक ये पहुंचा भी नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर ये इधर आ गया होगा, जबकि बेचारे 2 3 अब भी यही होंगे, और ये भी इधर आ गया होगा। सो हाउ विल बी द वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड हाउ विल बी द लाइट? क्या ऐसे ही होता है मिरर के केस में? जी हाँ, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, वो कन्वर्स करता है लाइट को। तो ये अगर ऐसी रे जाती है तो ये इस तरीके से लौटती है, ये रे इधर जाती है तो इस तरीके से लौटती है, ये रे वापस लौट आती है, isn't it? The same is happening here. So this is incident wave front and this is reflected wave front. Okay, reflected wave front. Same way you can justify with the convex. So convex mirror. Let us consider a wave front. This is incident wave front. अब मैं 3 ही पॉइंट ले रहा हूं, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। 1 2 3। सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा मिरर सरफेस पे? 2। तो 2 लॉट भी जल्दी आएगा, और 1 और 3 पीछे रह जाएंगे। तो फिर कैसा बनेगा, 2 लॉट आया है जबकि 1 3 पीछे ही रह गए हैं। तो कुछ इस तरीके का कौन इसी शेप में कुछ बनेगा, है ना। मैं बहुत प्रॉपर नहीं बना रहा हूं, और जो रे है वो इस तरीके से बाहर 1 3 2। This was your incident wavefront and this is your reflected wavefront. Isn't it justifying the diverging nature of this mirror? Okay, light is diverging. Let's see lens also. So let us take biconcave lens. This is biconcave lens. As usual, general case ही ले रहा हूं मैं, denser, rarer, rarer. इंसिडेंट किया लाइट अपन ने, पैरेलल रेज ही इंसिडेंट करा देते हैं. So this is incident wavefront. Let's consider one point here, another point near optical center, and here it is third point.
So you can very well understand here that 1 has to travel a greater distance in the denser medium, 3 has to travel a greater distance in the denser medium, 2 has to travel lesser distance in the denser medium. So और rarer medium में तो anyway fast जा रहा है, so what will happen? 2 will be moved far, ठीक है, this is 2 and they will be left here 1 and here say 3. So this kind of reflected wavefront it becomes. This is reflected wavefront. So you can understand it very beautifully justifies with all these phenomena which we studied in ray optics. तो इतना खराब तो थ्योरी नहीं था हाइगन का, ओके, बट न्यूटन के प्रभाव के कारण कुछ हाइगन को अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपोर्टेंस नहीं मिला. आफ्टर डेथ थॉमस यंग ने जब उनका हाइपोथेसिस यूज किया तो उनको थोड़ा अप्रिसिएशन मिला. ओके, अब ये तो हुआ आपका लेंस. दूसरा आएगा आपके पास बाय कॉन्वेक्स, ठीक है. एज यूजुअल आई एम टेकिंग लेंस टू बी डेंसर, सराउंडिंग टू बी रेयरर, and this is the wavefront. 1 2 3. सो ये जैसे इंसिडेंट होगा भाई, 1 को बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है डेंसर मीडियम में, 2 को बहुत ज्यादा करनी है तो 2 पीछे छूट जाएगा, है ना. 1 और 3 आगे निकल जाएंगे. तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और आप समझ ही सकते हैं. So this is your reflected wavefront, this is your incident wavefront. So that's all I need to tell you about the Huygens theory, Huygens hypothesis, and how it justifies with reflection and refraction from different surfaces. That's it in this part. Thank you.